हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे टुडेज टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, सिटीजनशिप, ब्रिक्स और इंडिया जापान रिलेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में सिटीजनशिप, पासपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बारे में बात किया गया जो कि इंडिया में अभी चल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें डील किया गया 5 to 11 आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, ये सब जो मेन आर्टिकल है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज में है, 12 जून 2026 को जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल है, ये बताया कि जो इंडियन पासपोर्ट है वो केवल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, ना कि सिटीजन्स डॉक्यूमेंट है। इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर अगर मान लिया जाए तो जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंट है वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इलेक्शंस कमीशंस के जो पावर है क्या होंगे, इस स्टेटमेंट में डिस्कस किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं पासपोर्ट एंड सिटीजनशिप के बारे में। इज अ पासपोर्ट प्रूफ ऑफ सिटीजन्स, जो पासपोर्ट है क्या सिटीजनशिप का प्रूफ है। नॉर्मली देखा जाए तो इंडियन पासपोर्ट जो है, ठीक है, केवल इंडियन सिटीजन्स को ही इशू किया जाता है, और कुछ रेयर केस में गवर्नमेंट पासपोर्ट नॉन सिटीजन्स को भी इशू करते हैं इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। देयरफॉर इसलिए a passport should generally be treated as a strong evidence of citizens, इसलिए पासपोर्ट को सिटीजनशिप्स का स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। If obtained through fraud and false information, the government can legally challenge it, इसको गवर्नमेंट चैलेंज कर सकता है लीगली। द आर्टिकल argues that the selling calling it merely a travel document weaken the public confidence in the citizenship documentation। अगर सरकार इसको केवल ट्रेवल डॉक्यूमेंट की तरह बोलेंगे पासपोर्ट को, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि उसके पास सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो स्ट्रांग है, वो उनमें कॉन्फिडेंस लो हो सकती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, कौन कौन से आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 5 to 11 आर्टिकल्स है। ठीक है, इसमें सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। इसके जो पार्ट है, पार्ट 2 है। जो फर्स्ट आर्टिकल है ये 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 में, तो इस समय सिटीजन्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, फिर वापस आ गया इंडिया में। उसके बाद इंडिया रिसाइडिंग अब्रॉड, इंडियन जो कि दूसरे जगह रहते हैं इंडियन लोग, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन, ये जो तीनों आर्टिकल है ये उसका क्या कहते हैं, सिटीजनशिप समाप्त कैसे होता है। वल्नरेबल एक्विजिशंस ऑफ द फंड, अगर किसी दूसरे देश का सिटीजन्स एक्वायर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप, वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कंटिन्यूएशंस ऑफ द सिटीजन्स एंड पार्लियामेंट पावर टू रेगुलेट सिटीजन्स, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सके, सिटीजनशिप्स को रेगुलेट कर सके, जैसा कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया। अभी जो सिटीजन्स एक्ट 1935 है, इसके तहत जो सिटीजन्स एक्वायर करने की जो प्रोसेस है, किस बिहार पे कर सकते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशंस ऑफ टेरिटरी। इन 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं, सिटीजन्स को एक्वायर किया जा सकता है। और इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि 1985 में अमेंडमेंट किया गया जिसमें असम अकॉर्ड है, ठीक है, सेक्शन 6 है। उसके बाद 2003 में इलीगल माइग्रेशन प्रोविजंस बनाया गया, और 2019 में सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट अमेंड किया गया था। ठीक है, अब बात करें सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट CA 2019 की। इसमें जो फीचर्स है, वो प्रोवाइडेड फास्ट ट्रैक सिटीजन्स, इसमें तेजी से सिटीजनशिप्स सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन सभी में से कोई भी पर्सन, इन सब में से रिलेटेड जो धर्म है, इसके पर्सन अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे इंडिया में, तो वो भी कब, 21 दिसंबर
2025 से पहले अगर इंटर किए हैं इंडिया में तो वो एलिजिबल होंगे सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। लेकिन इसमें मुस्लिम के लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर मुस्लिम आते हैं तो उसके लिए ये प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं जूस सॉइल्स वर्सेस जस सैंग्विनिज। जो जस सॉइल है, सिटीजन्स बाय द प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप दिया जाना, ये होता है जूस सॉइल। और जूस सैंग्विनी मतलब होता है बाय ब्लड एंड डिसेंट के द्वारा, ठीक है। इंडिया में इनिशियली जो शुरुआती से फॉलो आ रहा है जूस सॉइल मतलब प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप देना। ग्रेजुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स अ मिक्स्ड मॉडल आफ्टर अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट हुआ 2019 का, उसके बाद शिफ्ट हो रहा है ब्लड या डिसेंट के पे बिहाफ पे भी सिटीजन्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और सिटीजनशिप्स के बीच में क्या मसला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR सर इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज टू आइडेंटिफाई एलिजिबल, ये जो कंडक्ट कर SIR कंडक्ट कराया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के द्वारा, किस लिए, तो एलिजिबल वोटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अलाउड ECI टू वेरीफाई सिटीजनशिप फॉर इलेक्टोरल एलिजिबिलिटी एंड रेफर डाउटफुल केसेस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ECI का अधिकार है, कोर्ट ने दिया है कि जो सिटीजनशिप को वेरीफाई करे, ठीक है। और अगर डाउट हो तो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को केस ट्रांसफर कर दे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बॉडी है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 के अंदर आता है, ठीक है। ECI। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो आए थे उनके सामने। सबसे पहला जो केस है सर्बानंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में। इसमें इलीगल माइग्रेशन था डिस्क्राइब एज एक्सटर्नल एग्रेशन, जो कि एक एक्सटर्नल एग्रेशन के रूप में देखा गया, ठीक है। उसके बाद असम अकॉर्ड जजमेंट 2024 अपील सेक्शन 6A Association for the Democratic Reforms Union of India upheld the ECI power to verify citizens for the electoral rolls। इन तीनों में फर्स्ट में कहा गया जो डिस्क्राइब एज एक्सटर्नल एग्रेशन इलीगल माइग्रेशन, असम में सेक्शन 6A को अपहेल्ड किया गया मतलब प्रमोट किया गया मतलब समर्थन किया गया। और जो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के दौरान ECI का जो पावर है उसको अपहेल्ड कर दिया और सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के लिए उसे इजाज़त दे दी गई। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, जो राइट्स है, ठीक है, अवेलेबल टू द ऑल पर्सन। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 से इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सभी पर्सन के लिए है, चाहे इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, ठीक है, सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स हो। उसके बाद जो कुछ आर्टिकल है जैसे कि आर्टिकल 19 राइट टू वोट, ये दोनों जो आर्टिकल है केवल और केवल सिटीजन्स के लिए है। इसीलिए जो सिटीजन्स का जो SIR करवाया जाता है, इसीलिए वोट राइट टू वोट पहचानने के लिए किन किन लोगों के पास राइट टू वोट है। अगर सिटीजन्स उनका रद्द हो गया मतलब वो वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला आर्टिकल की, जो ब्रिक्स जो हेडेड किया जाता है हमारे इंडिया के द्वारा हेड किया जाएगा, ठीक है। ड्रग एजेंसी मीटिंग होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा, गुवाहाटी में इंडिया होस्ट करेगी। 2 दिन का मीटिंग होगा और ऑर्गेनाइज बाय द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा ये कंडक्ट कर ऑर्गेनाइज किया गया है। पर्पज मीटिंग का जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, जो स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्री टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग का जो है उसको इन्हेंस करना, कॉपरेशन को मजबूत करना इसके भी यहाँ पर, ठीक है। एड्रेस द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ द सिंथेटिक ड्रग्स, जो सिंथेटिक ड्रग्स है, ठीक है, उसको टैकल करना, उसके चैलेंजेस को टैकल करना, ठीक है, उसको रोकथाम करना और इनहेंस कलेक्टिव एक्शंस थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन। इनके द्वारा जो कलेक्शन एक्शंस के द्वारा हम लोग पता कर पाएंगे एंटी ड्रग्स ड्रग ट्रैफिकिंग और सिंथेटिक ड्रग को, ठीक है, जिससे हमारा
समर्थन एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग के द्वारा, ऑपरेशनल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम लोग इसको इन्हेंस कर पाएंगे। ठीक है, आगे जो की एरिया है डिस्कस, जैसे कि कम्बैटिंग सिंथेटिक ड्रग्स, जो सिंथेटिक ड्रग है उसको कम करना, इमर्जिंग ड्रग थ्रेट, जो कि ड्रग थ्रेट मतलब जो खराब ड्रग्स है उसके नुकसान से हेल्थ इशू ना हो। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग अमॉन्ग ब्रिक्स नेशंस। ब्रिक्स नेशन के अमॉन्ग जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, आपस में जो फॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है उसमें मजबूत करना, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशंस को इम्प्रूव करना और इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेशन और कैपेसिटी को बिल्ड करना। ठीक है, इस सभी के कारण क्या सब हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेशंस अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज, improve intelligence work network against drug trafficking, and better preparedness to tackle synthetic drugs, enhance regional and international anti-drug effort। ये सब आउटकम देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में। स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये जो ऑफिशियल विजिट है जापानीज प्राइम मिनिस्टर का सैनी टेकाची टू इंडिया। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पर्पज है उनके आने का। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग, मतलब कोई भी कंट्री का जो हेड आता है तो बायलैटरल ट्रेड कॉरपोरेशन स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें बायलैटरल कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए ये विजिट था। ठीक है, रेनफोर्स इंडियन जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एमएच ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जो पूरे ग्लोब में अनसर्टेनिटी चल रही है वार के कारण, इजराइल ईरान के वार के कारण, ऑयल प्राइस को लेकर, इन सभी के कारण जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसके बीच इंडिया जापान एक पार्टनरशिप को इन्फोर्स करता है, स्ट्रेंथन कर रहा है। ठीक है, इनहेंस कॉपरेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजिंग मल्टी डायनेमिक्स, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में मल्टी लेटरल डायनेमिक्स चेंज होते जा रहे हैं उससे अलग अपना दोनों इंडिया और जापान अपना कॉपरेशंस इनहेंस करने का कोशिश है। ठीक है, कंटिन्यूड collaborations under the updated free open Indo-Pacific regions, जो इंडो अपडेटेड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP विजन्स है, इसके अंदर कोलैबोरेशन को जारी रखना। ठीक है, में जो एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, जैसे कि 16 एग्रीमेंट किए गए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंड जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी रेजिलियंस पर जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, एक्सपेंडेड कॉपरेशंस इन द मैरीटाइम एनर्जी ट्रांसपोर्ट वैल्यू, मतलब इनका मेन फोकस था एनर्जी को लेकर। ठीक है, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का क्राइसिस आ गया था, एनर्जी को लेकर ही। स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इकोनॉमी, एनर्जी से ही इकोनॉमी क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। एनर्जी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, फोकस एरिया क्या है, सिक्योर एनर्जी सप्लाई फ्रॉम द गल्फ रीजन से, जो इंडिया से होते हुए इधर जापान में जाएगा। ठीक है, तेल, इसमें सिक्योरिटी एनर्जी सप्लाई को क्या करना, सिक्योर करना। उसके बाद एनर्जी कैरिंग शिपिंग एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करना, जो ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट के थ्रू जो शिप्स आएंगे एनर्जी मतलब ऑयल को लेकर, उसको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना। और नवल प्लेटफॉर्म को डेवलप करना, किसके लिए, तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सर्विलांस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सभी के लिए नवल प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट करना। ठीक है, इनहेंस कॉपरेशन अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसमें कॉपरेशंस को इनहेंस करना। ठीक है, इतना ही बात था। उसके बाद बात करते हैं रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न। अब इसके बीच में कुछ कंसर्न भी, चिंता भी देखने को मिला है रीजनल सिक्योरिटी, जैसे कि एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द टेंशन इन द साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, जो कि हमारा इंडिया है, इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया के बगल में म्यांमार है, ऊपर में चाइना है। ठीक है, तो इधर से जो तेल आएगा, ठीक है, ऐसे
ऐसे जाएगा चाइना सी, चाइना, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से होते हुए जो शिप्स जाएंगे, ये है। इसलिए ये कंसर्न है emphasizes पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द ताइवान इशू। जो ताइवान का जो इशू है, ताइवान इश्यूज के जो रिजोल्यूशन है उसको पीसफुली emphasize करना, reaffirms commitment to a free and open Indo-Pacific, free open Indo-Pacific, इसको प्रमोट करना। ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है एंड द रीजनल कनेक्टिविटी है, इसको भी, इसके बारे में डिस्कस किया गया इंडिया और जापान के बीच में। एक्सपेंडिंग रीजनल कॉर्पोरेशन, जापान हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये जो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इसमें जापान हाईलाइटेड किया है कि जो कनेक्टिविटी है थ्रू बिम्सटेक प्रोजेक्ट के थ्रू उसको प्रमोट किया गया और प्रपोज्ड लिंकेज, जैसे इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, इंडियाज का जो नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद थाईलैंड है, इस सभी को थाईलैंड नीचे, इन तीनों को जो कनेक्टिविटी जोड़ रही है। ठीक है। एम टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, जिसके कारण थाईलैंड तक आराम से लैंड के होते हुए एनर्जी सिक्योरिटी ट्रांसफर की जा सके। अब फ्यूचर चैलेंजेस देखते हुए और कुछ अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि expand cooperations from South Asia to the Pacific Ocean, strengthen economic, energy, and security partnership, balance relation with China and United States. चाइना और यूनाइटेड स्टेट के साथ जो रिलेशन है उसको बैलेंस करके रखना, और साथ ही साथ प्रोटेक्टिंग द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते रहना। प्रमोट म्यूचुअल लर्निंग एंड कोऑपरेशन टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस, जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करते चलना, और जो लर्निंग है, म्यूचुअल लर्निंग और कोऑपरेशन को भी प्रमोट करना। इतना था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।